अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 45 मिनट्स के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, पिछले बहुत से अरसे से हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस हैं। ये बहरान आखिर किस तरह से डेवलप हुआ, क्यों इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। और हमारे यहाँ एक बड़ा अलमिया ये है कि जब मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो तब हम उनकी तरफ तवज्जो देते हैं, और इस लेवल पर बहरान की कैफियत तक पहुँचने से पहले उस पर तवज्जो क्यों नहीं दी जाती। बहरहाल बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आगे फ्यूचर के हवाले से बात करें कि आगे मुतबादल ज़राए हमारे पास क्या हो सकते हैं। गवर्नमेंट इस वक्त पॉलिसीज़ बना रही है और मौजूदा गवर्नमेंट को चूंकि वर्षे में ये बहरान मिला है, तो अब आगे किस तरह से वो किन पॉलिसीज़ पर अमल दरामद करेगी और इस बहरान से निकलने में कामयाब होगी, और साथ ही साथ अवाम को भी इस बहरान से निकाल पाएंगे। हम ये चाहेंगे कि प्रोग्राम में बात करें कि जब हम ऑल्टरनेटिव सोर्सेज की बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में इस वक्त किन फील्ड्स में ज़्यादा बेहतर तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है और क्या इसके फ़वायद हैं। आज तक हमने इसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी, और आगे क्या हम मुस्तकबिल में इसकी तरफ तवज्जो देने जा रहे हैं। कुछ ऐसी प्लानिंग्स हम कर रहे हैं कि हम इसकी तरफ तवज्जो दे पाएँ। जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहती हूँ कि उनका तारुफ आपसे करवा दूँ ताकि हमें ये मालूम हो पाए कि ये जिस इशू पर हम बात कर रहे हैं तो बेहतर तरीके से हमारी रहनुमाई कर पाएंगे और हमें ये बता पाएंगे कि आगे फ्यूचर में क्या इस वक्त हमारे पास ऑप्शंस हैं। हमारे साथ अमजद अली अवान साहब मौजूद हैं प्रोग्राम में। आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ऑल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड के। बहुत शुक्रिया अवान साहब हमें टाइम देने के लिए। तो हमारे साथ अवान साहब मौजूद हैं, तो हमें बताएंगे कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, इन क्राइसिस की वजूहात क्या है और आगे वे फॉरवर्ड क्या है। आपका बहुत शुक्रिया। और इनके साथ अहमद सुहेल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। यूईटी पेशावर से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी हमें टाइम देने के लिए। तो इंडस्ट्री के हवाले से इस वक्त जो मसाइल हैं, एनर्जी एफिशिएंसी के हवाले से भी इनसे बात करेंगे, और इस वक्त जब हम रिन्यूएबल की बात करते हैं तो इसको ये किस तरह से देखते हैं और क्या ऑप्शंस इस वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। मेरे बाएं तरफ मौजूद हैं डॉक्टर अदील जावेद साहब। आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं थर्मल एनर्जी एंड इंजीनियरिंग के, नर्स से। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। और इनके साथ हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं वकार अहमद खान साहब। और वकार अहमद खान साहब जो हैं वो स्टार हाइड्रो से इनका ताल्लुक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और जब हम इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो किस हद तक दिलचस्पी का मुजाहरा करते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और ख़ास तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इन सेक्टर में कितनी इन्वेस्टमेंट यहाँ आ सकती है और किस तरह से उनकी अटेंशन ग्रैब की जा सकती है। इसके अलावा मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहती हूँ कि हम आज का ये जो हमारा प्रोग्राम है ये हम मौजूद हैं नस्ट यूनिवर्सिटी में और यूएस पाकिस्तान सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ इन एनर्जी, यहाँ पर हम मौजूद हैं। और बड़े रेलिवेंट स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं। एनर्जी क्राइसिस की हम बात करते हैं तो इस एनर्जी सेंटर का बहुत बड़ा हिस्सा है कि यहाँ पर जो रिसर्च हो रही है, जो काम किया जा रहा है वो यकीनन काबिल तकलीद है, और बाकी जो इदारे हैं वो यहाँ से इस्तेफादा कर सकते हैं। अमजद अवान साहब, पहले तो ये बताइएगा कि इस बहरान की हम बार बार बात तो करते हैं, लेकिन इसकी असल वजूहात क्या हैं? क्यों हमने तवज्जो नहीं दी कि जब एक सर पर एक मसला आकर खड़ा हो गया तो फिर हमें याद आया कि ओहो ये तो बहुत मसला हो गया, अब इसको किस तरह से करें। पहले भी मैंने बात की थी कि हमें सर्दियों में गैस नहीं मिलती है, गर्मियों में हमें बिजली नहीं मिलती है, तो क्या कसूर है पाकिस्तानी अवाम का कि तवज्जो नहीं दी जाती। और साथ ही साथ अगर इसको हम ये भी अटैच कर लें कि जब हम मुतबादिल ज़राए की बात करते हैं तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस अहम मौजू पे आज मुझे यहाँ बुलाया गया, और आपने लफ्ज़ यूज़ किया बहरान, और इस बहरान का लफ्ज़ हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि बहरान से हमारी मुराद क्या है। एक आम आदमी के जहन में बहरान का तस्वुर ये है कि जब वो घर जाए और बिजली का बटन दबाए और बिजली ना आ रही हो तो आप कहते हैं जी बहरान है और ये लोड शेडिंग है। लेकिन मेरी नज़र में जो बिजली की इंतज़ामिया है उसके पास ये आखिरी हरबा होता है कि वो लोड शेडिंग की तरफ आए। यानी इसके पीछे कई अवामिल हो सकते हैं, कई लेयर्स हो सकते हैं इस क्राइसिस के, उनको समझना ज़रूरी है, जिसमें सबसे सर फहरिस्त जो कि एक आम आदमी के समझ में बात आती है कि तलब और रसद में तवाज़ुन नहीं है जी। जितनी तलब है उतनी रसद नहीं हो रही, लेकिन उसके पीछे ये समझना ज़रूरी है कि हमारा पूरा बिजली का एनर्जी का सिस्टम डिफरेंट सेगमेंट्स में होता है। हो सकता है कि इस रसद में कमी का सबब पैदावारी सलाहियत में कमी हो, ठीक है,
बुनियादी ज़राए का ना होना या उसकी सप्लाई चेन, जैसे आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, गैस है, कोल है, उसका प्रॉपर सप्लाई ना होना मसला हो, आपके तरसीली निज़ाम में ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी, हमें सब पता है कि मेरा ख्याल है कि 2000 से 2200 मेगावाट से ज़्यादा हमारा तरसीली निज़ाम पैकअप ही नहीं कर सकता, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। या फिर ये है कि आमदनी जो रिकवरीज हैं उनकी अदायगियों में बेकायदगियां हों, ये भी एक सबब हो सकता है। इस तरह के कई सबब हैं जो कि कंबाइन होके रसद में कमी का सबब बनते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है मैं कुछ ऐसे एरियाज आपको क्राइसिस के बताता चलूं ताकि आपके जहन में क्राइसिस का एक इमेज आ जाए कि क्राइसिस हम कहां कहां पे किस किस तरह की है, क्योंकि इसमें स्लो मूविंग फॉल्ट्स भी जो है क्राइसिस का हिस्सा है। सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि 60s में या 60s से 80s इवन 90s तक हमारा तवाज़ुन टिल्ट जो था हमारे इंडिजिनस रिसोर्सेज की तरफ था, जिसमें 60 से 65% बिजली जो बनती थी वो हमारी आबी ज़राए से पन बिजली से बनती थी। वो बैलेंस हमारा ख़राब हुआ है। आज सूरत हाल ये है कि हमारी 70% से ज़्यादा बिजली जो है वो थर्मल रिसोर्सेज से बन रही है, जो हम इंपोर्ट डिपेंडेंस की तरफ चले गए। दूसरा अहम डायमेंशन जो इस क्राइसिस का है वो ये कि हमारी रिलायंस ऑन इंपोर्ट्स जब तक आपकी बढ़ेगी या एक स्टैग्नेंट रहेगी, उसमें हमारे लिए मसला होंगे। अब पिछले साल का जो पिछला माली साल है, इसमें कोई हमारी इंपोर्ट्स टोटल कोई $60 बिलियन की थी, जिसमें एनर्जी का क्वांटम 23.7% रहा, जो कि $14 बिलियन की हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस चली गई है, जिसमें खाम तेल की सिर्फ शरह जो है वो अंदाजन कोई 12.9 बिलियन टन जो है सिर्फ ऑयल, खाम ऑयल हम ले, और ये पिछले साल से 30% इजाफा था। तो हम जिस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं उसमें हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है उस पर हमारा एनएसआर जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये दूसरा अहम एरिया है हमारी एनर्जी क्राइसिस का। तीसरी अहम तरीन चीज ये है जो हम सबको पता है, जो गर्दिशी कर्जा सबको पता है, लेकिन गर्दिशी के कर्जे के पीछे अवामिल क्या है? इसका मतलब है कि आप जितना अपने सिस्टम के अंदर कॉस्ट फैक्टर है वो कॉस्ट आपकी रिकवर नहीं हो रही, ठीक है, ड्यू टू मेनी रीजंस। उसके इंस्टीट्यूशनल रीजंस भी हैं। और चौथी रीजन जो मैंने आपको बताई वो ये थी कि हमारा तरसीली निज़ाम, उसकी कैपेसिटी भी महदूद है, उसके डिजाइन के इश्यूज भी हैं, उसको अपग्रेड करने की जरूरत भी है। तो ये सारी चीजें, इसको अपग्रेड नहीं किया गया? नहीं, इसको अपग्रेड हो रहा है, लेकिन ये जितना, लेकिन आपकी जितनी डिमांड बढ़ रही है उस हिसाब से उसको अपग्रेड होना चाहिए, उसकी क्वालिटी इतनी होनी चाहिए ताकि ट्रिपिंग्स भी ना हो और स्मूथली आपका ये तरसीली निज़ाम जो है बिजली की जो जनरेट हो रही है उसको आप आगे लेके जा सके। ठीक है। तो ये वजूहात हैं जिसकी बेसिस पे हम क्राइसिस जिसको हम कहते हैं वो हम फेस कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे बड़ा क्लियरली बताता चलूं, क्योंकि जहां पे हम बैठते हैं हम ये कहते हैं कि जी जैसे क्राइसिस है तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, नंबर में आपको बताता हूं, पिछले 5 साल में मेरा ख्याल है और मेरे पास फिगर्स हैं कि 9 से 10,000 मेगावाट आपके सिस्टम में इंक्लूड हुआ। ठीक। अब उसके बाद भी शॉर्टफॉल है, उसका रीजन ये कि आपकी डिमांड कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। अब उस ग्रोथ के साथ आपने टैली होना है। अगर आज भी हमारे पास शॉर्टफॉल कोई है तो वो ग्रोइंग डिमांड की वजह से, लेकिन आप ये समझें कि हम 10,000 मेगावाट उसके अंदर एंटर कर चुके हैं। ठीक है। तो ये चीजें वक्त के साथ। दूसरा आपने बात की रिन्यूएबल्स की बात की। अब 3-4 चीजें हैं जो हमने आगे फ्यूचर में जहन में रखनी है। आपकी आज की डिमांड को भी जहन में रखना है और आपने फ्यूचर की डिमांड को भी रखना है। और उससे ज्यादा अहम चीज ये, अगर आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो उस ग्रोथ को सामने रखें, क्योंकि ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ योर इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिकल डिमांड। तो आपने उस ग्रोथ को जहन में रख के इलेक्ट्रिकल डिमांड की प्रोजेक्शन आगे करनी है। ठीक। और सबसे अहम बात जिसकी तरफ आपने आखिर में इशारा किया कि हमें अपने जो है कंट्री के इंडिजिनस रिसोर्सेज पे अपना एनएसआर बढ़ाना होगा। वो जराए जो अब आपके लिए बहुत चीप भी है। मैं एक मिथ है उसकी मैं थोड़ा सा उसकी तरदीद भी करता चलूं कि कहा जाता है कि जी बेस लोड रिन्यूएबल उसके लिए सूटेबल नहीं है। ठीक। अब ये कंसेप्ट भी दुनिया में ऑब्सोलीट हो चुका है। आपके सामने मिसालें हैं। अब जो डेनमार्क इस वक्त उसका एनएसआर जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी में तकरीबन 50% है और वो 70% तक जा रहा है। हमारा तो अभी कंट्रीब्यूशन बिल्कुल ना होने के बराबर है। राइट। इस तरह से जर्मनी ने अपना टारगेट जो रखा हुआ है 64% तक शेयर रिन्यूएबल का वो लेके आएंगे 2030 तक। इसका मतलब है कि ये पॉसिबिलिटी है कि आप एक बेस लोड बना सकते हैं। पाकिस्तान के जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, बुरे से बुरा रिसोर्स यानी कम से कम जहां पे इस्तेदाद है सोलर की, वो जर्मनी के बेस्ट से बेहतर है। यानी हमारे पास पोटेंशियल की इस हद तक है जहां पे थाउजेंड्स मेगावाट विंड एंड सोलर आप डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन हमने सीखना यह है
کہ اس کو اس کرائسس کے اندر باقی جو کنونشنل ریسورسز ہیں اس کے ساتھ انٹیگریٹ کیسے کرنا ہے اور بیلنس کے ساتھ کیسے تو ہم نے سولر کا ایکسپیریمنٹ تو کیا نا، قائد اعظم سولر پروجیکٹ کیا بنا اس کا؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور اس چیز کو اس سے پہلے کافی غلط معنیوں میں لیا جاتا رہا ہے. دیکھیں سولر کی جو کیپیسٹی ہے اس کا ہر ٹیکنالوجی کا ایک کیپیسٹی فیکٹر ہوتا ہے، ہائیڈرو کا بھی ہے، اینوئل کیپیسٹی فیکٹر 60% تک ہوتا ہے. سولر رات کو نہیں ہوتا، دن کو ہوتا ہے، اور دن کو بھی اس کے سولر کی جو ہے صبح کم ہوگا، وہ دوپہر تک زیادہ ہوگا، اس کے بعد وہ نیچے آئے گا. تو گلوبلی اس کا جو کیپیسٹی فیکٹر ہے آپٹیمم 20% ہے، 18 سے 20% ہے. ٹھیک. اور آپ کا کیو اے سولر تقریباً اتنا ہی دے رہا ہے، اتنا ہی دے رہا ہے. یعنی اس کا جو کیپیسٹی فیکٹر ریٹڈ جو اس ٹیکنالوجی کا ہے اس حساب سے آپ کو بجلی مل رہی ہے. تو اس میں ٹیکنالوجی کا فالٹ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کوئی سسٹم کا فالٹ ہے. لیکن آپ اس کو کمپیئر گیس سے نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ گیس میں پھر آپ کو ڈیفینیٹلی 70% 60% کیپیسٹی فیکٹر ہے. ٹھیک ہے. سولر کا میجک یہ ہے کہ آپ کے پاس سولر اس کنٹری کے اندر جہاں بھی آپ سولر سیلز کو سورج کو دکھائیں گے آپ کی بجلی بننا شروع ہو جائے گی. تو اس کے لیے آپ کو میگا پروجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ چین آف سمال پروجیکٹس بنائیں جس کے لیے آپ کے لیے ٹرانسمیشن لائن بھی زیادہ ایشو نہیں ہے، تو آپ سولر سے آپٹیملی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن ہمیں پہلے اس ٹیکنالوجی کو سمجھنا ہوگا، اس کو صحیح طرح سے انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر ٹھیک ہے. سہیل صاحب ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ انڈسٹری جب ہم بحران کی بات کر رہے ہیں تو انڈسٹری بھی ظاہر ہے کہ اس وقت ہمیں بحرانی کیفیت میں نظر آتی ہے. گیس کا اب آج کل جو بحران ہے سندھ میں خاص طور پر، اس سے کتنی متاثر ہو رہی ہے ہماری انڈسٹری. اور پچھلے بہت سارے سالوں میں ہم نے دیکھا کہ لوگ یہاں سے شفٹ کر گئے، بنگلہ دیش چلے گئے یا ادھر ادھر چلے گئے، انڈسٹری شفٹ ہو گئی. ابھی اگر ہم رینیوبل کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا آپشنز دیکھتے ہیں کہ انڈسٹری کو گرو کرنے کے لیے؟ اگر اسپیسیفکلی ہم کول کی بات کر لیں تو یہ پروجیکٹس جو ہیں کس حد تک ہمیں ممد و معاون ثابت ہو سکتے ہیں اس میں؟ جس ملک میں انڈسٹری کی گروتھ ہوتی ہے وہاں پہ سوشو اکنامک اپلفٹ آپ کو ویسی نظر آتی ہے. جب آپ کی انڈسٹری ریوائول نہیں رہتی ہے، وہ اس میں ڈیکے پروسیس میں جاتی ہے تو الٹیمیٹلی آپ کی اکانومی بھی نیچے آ جاتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اگر آپ انرجی سیکٹر میں $1 انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو ٹائمز جی ڈی پی میں گروتھ نظر آتی ہے. اور یہ دنیا کا رول ہی ہے، لیکن ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ان ایریاز میں بھی انویسٹ کیا جاتا ہے جہاں پہ آپ کو جی ڈی پی میں ریفلیکشن نظر نہیں آتی. میں کہوں گا کہ پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں سے گیس کی فراہمی جو انڈسٹریز کو دی گئی، اس کے نتیجے میں ایفیشنسی کا کوئی رول سامنے نہیں آتا. بوائلرز ہماری انڈسٹری میں موجود ہیں. میں بتاؤں گا یہ شرٹ میں نے پہنی ہوئی ہے، یہ شرٹ مارکیٹ میں جائے گی اور اگر میں $5.5 کی شرٹ پاکستان ایکسپورٹ کر رہا ہے اور وہی شرٹ چائنا سے $1.5 میں آ رہی ہے، کیونکہ اس شرٹ کے اوپر سب سے بڑا کمپوننٹ جو ہے وہ اس کی سٹیم کا ہے. سٹیم یوز ہوئی ہے اس کے اندر، سٹیم پروڈیوس کرنے کے لیے آپ کو گیس کا یوز کرنا پڑا. ہمارے ملک میں گیس بوائلر جو ہیں وہ 30, 40, 50% تک کی ایفیشنسی کے ساتھ آپریٹ ہو رہے ہیں. اگر آپ 40, 20 اس ایفیشنسی کے ساتھ آپریٹ کریں گے تو آپ کی 1 ٹن سٹیم کی کاسٹ آپ کو $2300 آتی ہے. $2300 اور آج کی قیمت کے حساب $2800. $2800 1 ٹن کی سٹیم بنا کے اس سے آپ شرٹ پروڈیوس کرتے ہیں. چلیے چلتے ہیں چائنا میں جہاں پہ $800 $1000 کی، میں روپے کی بات کر رہا ہوں، $1000 کی سٹیم پروڈیوس کر کے وہ جب پروڈیوس کریں گے تو ان کی انرجی کاسٹ کتنی نیچے آئے گی. ہمارے ملک میں انڈسٹریل آپٹیمائزیشن کے لیے ایسی کوئی ریگولیٹری رجیم ہونا بہت ضروری ہے کہ جہاں پہ اب یہ چیک کیجئے کہ آپ گیس تو دے رہے ہیں، ماضی میں بھی ہوا کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کیپٹیو پاور پلانٹ آئے انڈسٹری کے پاس آئے. جو یو کے اندر جرمنی میں پاور پلانٹ 100 میگا واٹ 50 میگا واٹ کا 20-30 سال سے چل رہا تھا، وہ جب اپنی لائف پوری کر چکا ہے تو پاکستان میں کیپٹیو پاور پلانٹ یہ کیا گیا کہ اس کو اٹھا کے ڈیمنٹل کر کے پاکستان لایا گیا. کسی نے اس کی ایفیشنسی کو نہیں دیکھا اور پاکستان میں 20% ایفیشنسی کے ساتھ جو آئی پی کیپٹیو پاور پلانٹ آئے ان کو گیس دی گئی. یہ بہت بڑا ظلم تھا. آپ کیسے گیس دے سکتے ہیں جو آلموسٹ ہوا میں گیس جا رہی ہے؟ میں یہ مثال دوں گا کہ پاکستان میں شاہدرہ کے اندر آپ کا 80 میگا واٹ کے گیس فائرڈ پاور پلانٹ چلتا ہے جو وابڈا اس کو آپریٹ کرتی رہی ہے آج سے 10 سال پہلے 8% ایفیشنسی کے ساتھ. ریزیوم کیجئے کہ بلوچستان سے گیس چلی ہے، اس کو آپ ٹرانسپورٹ کرتے ہوئے لاہور تک لے کے آئیں اور اس کو لانا بھی آسان نہیں ہے کیونکہ گیس کی ٹرانسپورٹیشن اٹ سیلف ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اس میں بڑے لاسز ہیں. اس کو لاہور لا کے آپ 8% ایفیشنسی والے تھرمل پاور پلانٹ میں آپریٹ کر کے اس کو ہوا میں چلا دیتے. تو اس قسم کا ظلم جو ہے، تو انرجی ایفیشنسی ایک ایسا فیکٹر ہے جس کے ذریعے آپ کو ریگولیٹری رجیم میں لانا پڑے گا کہ ہر وہ انڈسٹری جو ایک سرٹن بینچ مارک، آپ سے پہلے بات کیجیے ہائپر کرٹیکل ٹیکنالوجی کے ذریعے پاور پلانٹ آپریٹ کیجیے. اگر ایک سرٹن بینچ مارک کے نیچے آپ انرجی یوز کر رہے ہیں، اس سے نیچے آپ پاور پروڈیوس کر رہے ہیں تو یو ہیو ٹو آپ کے سپلائی کو روک دیا جائے. اور دنیا میں یہ رول ایگزسٹ کرتا ہے. اگر آپ ایفیشنسی کو اہمیت نہیں دیں گے تو اس کو نہیں چلا سکتے. دوسری بات میں کروں گا رینیوبل کو کیسے انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے. ہم نے نس کے بہا پہ اس یونیورسٹی نے بھی ایک پروجیکٹ کیا، پاکستان کا پہلا پروجیکٹ جس کے ذریعے پاکستان میں ایک لیدر ٹینڈری میں
जहाँ पे 1 लाख लीटर पानी डेली प्रोड्यूस होता था, ठीक है, गैस पे प्रोड्यूस हो रहा था, वही 25%, 30%। अब सोलर उनकी छत पे लगा दिया गया और इस वक्त वो 90,000 लीटर पानी शमसी तवानाई के जरिए विद 70% एफिशिएंसी के साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं। कितनी बड़ी सेविंग उनकी हुई है। अच्छा, दूसरी बात की जाती है कि अभी थोड़ी पहले कहा गया कि सोलर को अगर बहावलपुर में लगा देंगे, वहां से इस्लामाबाद आते हैं तो 40% लॉसेस की बात आपने की। फिर ये कहा गया कि हर घर पे क्यों नहीं लगाया जाता, हर घर पे लगा के नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट जो आया है उसका एक प्रॉब्लम देख लीजिए। देखिए वेस्ट में जब हर घर पे लगाते हैं 24 घंटे उनका ग्रिड ऑन है, कभी नहीं सोचेंगे उनका ग्रिड ऑफ होता है। वो दिन के टाइम घर पे होते नहीं है तो उनके प्रोड्यूस हो रही है और फीड कर रहे हैं, रात को जब आते हैं तो यूज करते हैं। यहाँ पे आप इस्लामाबाद लाहौर में एक कनाल के घर पे लगा दीजिए 1 किलोवाट, उस दिन के टाइम में दिन के 12 से लेकर 2 बजे तक अगर लोड शेडिंग हुई है तो पावर नाइदर तो आप बैटरी में लेके जा सकेंगे, बैटरी तो है नहीं, वो ग्रिड को नहीं दे सकेंगे, ग्रिड भी नहीं ऑपरेट कर रहा। तो ये देखना बड़ा जरूरी है कि आप अगर नेट मीटरिंग के फिनोमेना में आते हैं जहां पे आप बिजली अपने घर में प्रोड्यूस कर रहे हैं सोलर से, वो ग्रिड को देना चाहते हैं, लेकिन ग्रिड एग्जिस्ट तो करे, ग्रिड अगर ऑफ हो चुका है तो पावर कैसे देंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत एरिया में डेडिकेटेड फीडर का कॉन्सेप्ट इंडस्ट्रीज को दिया गया है। 1-1 किलोवाट के जरिए इसको डील करने में पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। हमारा ट्रांसमिशन ग्रिड कितना क्रिटिकल है कि इसको डील करना इतना आसान नहीं। लेकिन इंडस्ट्री के पास अगर ये रेगुलेशन आ जाए कि हर इंडस्ट्री, उनके पास रूफ बहुत बड़ी होती है, उनके शेड्स होते हैं, 1 मेगावाट खुद प्रोड्यूस करें और 1 मेगावाट प्रोड्यूस करके वो ग्रिड को दें। अभी मैं इनके बात को ऑन करूंगा कि कैप्टिव पावर प्लांट 18% एफिशिएंसी के साथ चलते हैं, सोलर पावर प्लांट, और 18% को देखिए, इसको भी देखिए आने वाले दिनों में, आज से 15 साल बाद, आज से 10 साल पहले ये सोलर पैनल 600 रुपए का 1 वाट था, आज 25 रुपए वाट पे आ चुका है। सही है। आज से 10 साल पहले 600 रुपए वाला पैनल प्लांट, उसकी एफिशिएंसी 12% थी और आज 10 साल बाद इतनी ग्रेजुअली इंक्रीज आई है कि 25 रुपए पर वाट पे सिस्टम आ चुका और एफिशिएंसी 20% पे चली गई। आज से 10 साल बाद क्या होगा? लाजिम बात है 20 रुपए की बजाय 1 रुपए पे आ जाएगा, एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। तो टेक्नोलॉजी इतनी ड्रास्टिकली चेंज हो रही है कि हमें भी देखना पड़ेगा कि ठीक है सोलर अच्छी बात है, लेकिन 1 मेगावाट लगाने के लिए सिस्टम, वो बताया उन्होंने, आज के दिन में 5-6 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको, ठीक है ना। 5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन आपको 5 एकड़ जगह भी चाहिए, तो लैंड भी उसको देखना पड़ेगा, जो भी क्रिटिकल फैक्टर है। एक और मैं उनको बात फोन करूंगा, उन्होंने कहा कि जर्मनी में 5 एकड़ के ऊपर 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से एक सोलर का पावर प्लांट लगा दीजिए, वो आपको 1 साल में 8 लाख यूनिट फराहम करेगा, 8 लाख यूनिट। वही प्लांट एग्जैक्टली पाकिस्तान में लगा दीजिए, वही प्लांट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ब्लेस किया गया सन से, हमारे यहाँ 16 लाख यूनिट फराहम करेगा उसी टेक्नोलॉजी के साथ। मैं समझता हूँ कि सोलर को इंडस्ट्री के अंदर इंटीग्रेट करना चाहिए और हुकूमत को एनर्जी एफिशिएंसी को रेगुलेटरी रेजीम में लाते हुए इंडस्ट्रीज को बाउंड करना चाहिए कि वो अपने बॉयलर्स में, अपने अप्लायंसेस में, अपनी मशीन में, अपनी मोटर में एनर्जी एफिशिएंसी को इनकॉर्पोरेट करे। इस हवाले से ये सेंटर जो है एक रेगुलेटरी पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि इन सेंटर को गवर्नमेंट को ऑनबोर्ड करके रेगुलेशन पॉलिसी में इसका हिस्सा बनाना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर अदील साहब से मजीद सेंटर के हवाले से मैं चाहूँगी, एक तो थर्मल के हवाले से भी हमें थोड़ा सा बता दीजिएगा, कोल और सोलर के हवाले से हम बात कर रहे हैं। यूएसपी के जो ये सेंटर्स हैं, मैं ये चाहती हूँ कि ज़रा थोड़ा सा आप हमें बताइएगा कि किस किस्म के स्टूडेंट्स आप तैयार कर रहे हैं, जिस तरह से इनको ट्रेन कर रहे हैं, और ओवरऑल इस वक्त क्या सिचुएशन हमें नज़र आ रही है, इसका क्या फ़ायदा है? देखिए, थैंक यू वेरी मच। सर की बात से मैं इत्तेफाक करूँगा कि डेफिनेटली अगर आप डेवलप्ड मुल्कों को देखें आप, ठीक है, उनके पास नाउ दे हैव अ लॉट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो फॉर एग्जाम्पल डेनमार्क में देखें, मैं खबर पढ़ा था कि डेनमार्क प्रोड्यूस्ड पूरे दिन की जो बिजली है उसने टोटली विंड से प्रोड्यूस की, और उनके पास सरप्लस थी एंड दे गेव इट टू द यूरोपियन ग्रिड। दैट इज़ पॉसिबल। लेकिन आप ये भी देखें कि उन मुल्कों ने दे आर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, उन मुल्कों ने ये चीज़ें खुद बनाई, टेक्नोलॉजी डेवलप की, इस काबिल हुए कि वो कर सके। बट इफ़ यू लुक एट द कंट्रीज, इनको इस मुकाम पे पहुंचने के लिए दे हैड टू गो थ्रू थर्मल पावर जनरेशन, ठीक है जी। अभी भी आप देखें चाइना अभी भी कोल जो है ना, ऑल्दो दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट, और बहुत ज़्यादा वो सोलर पे भी आ रहे हैं, विंड पे भी चल रहे हैं, लेकिन स्टिल कोल उनका जो है ना वो बेस लोड उसने उठाया हुआ है उसने। मैं इंडिया की एग्जांपल ले लें, इट्स इमर्जिंग इकोनॉमी, बहुत बड़ी इकोनॉमी हमारे नेबरहुड में है, एंड दे आर प्रोड्यूसिंग द मोस्ट ऑफ देयर पावर फ्रॉम कोल। ये भी तो परसेप्शन है कि ये इतना एनवायरनमेंट फ्रेंडली देखिए, बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर इसके तनासुब से आप सिर्फ पाकिस्तान को देखें, ठीक है, आवर कार्बन फुटप्रिंट इज मिनिमल। आई मीन दुनिया में है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। व्हाट द पास्ट जो होता रहा, पहले होता रहा कि वी ऐसी पॉलिसीज थी कि अभी आप देखें, इसने हमने सारी की सारी अपनी नेचुरल गैस जो है ना वी गेव इट टू द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ठीक है, वहाँ पे सारी बर्न होगी। वी नेवर लुक्ड इनटू हाउ टू यूटिलाइज कोल, ठीक है, और जबकि सारी दुनिया वो अपनी जो डेवलपमेंट के टाइम पे देवर बर्निंग कोल, और इस वक्त हम पाकिस्तान में ऑल्दो हमारी परसेंटेज कोल की इस वक्त बढ़ी है, ठीक है, वी आर यूजिंग इट मोर बिकॉज दैट इज द चीपेस्ट फ्यूल, अभी भी चीपेस्ट फ्यूल है।
लेकिन उस पर अभी भी वी आर स्टिल बिहाइंड परसेंटेज वाइज देखा जाए। ऑप्शन क्या हो सकती है? देखिए बेहतरी की ऑप्शन ये है कि एनर्जी का जो मिक्स है ना उसको अच्छा किया जाए, ठीक है। हमें अभी भी हम इंपोर्ट करते हैं फर्नेस ऑयल, फ्यूल्स, LNG जो भी करते हैं, इट्स कॉस्टिंग अस अ लॉट ऑफ मनी। आई मीन हमें डॉलर्स की कमी और वही इशू आ रहा है। कोल हमारे पास इंडिजिनस रिसोर्स है, उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी भी जो जी के पावर प्लांट लगे हैं, ठीक है, 3 बहुत बड़े पावर प्लांट लगे हैं, दे आर 62% एफिशिएंट, विच मीन अगर हम एफिशिएंसी की बात करें 62% मीन्स कि वो फ्यूल की जो है जो एनर्जी उसमें बंद है, ठीक है, उसके अंदर उसको जो 62% तक यूटिलाइज किया जा रहा है उसको, ठीक है कि और हमेशा हम जब एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें इट मींस कन्वर्जन एफिशिएंसी, एक फॉर्म की एनर्जी से हम दूसरी फॉर्म में लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल फ्यूल की केमिकल एनर्जी उसको हम लेके जाते हैं मैकेनिकल शाफ्ट पावर में जो जनरेटर घुमाती है और फिर बिजली बनती है, ठीक है। तो वो जो पावर प्लांट्स है दे आर 62-63%, दैट इज रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक्चुअली, वो उस पर काम कर रहे हैं। जबकि हमारे पुराने पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, जो बहुत सारे पहले के लगे हुए हैं, चंद एक उन्होंने नाम बताया भी कि दे आर लाइक 18%, 17%. I stayed at Capco for a couple of weeks and they are at around 45%, which is still good for its age. तो इशू ये है, फ्यूचर ये है, देखें एक तो आपका एनर्जी मिक्स सही होना चाहिए, ठीक है, आप कोल ज़्यादा लेके आएँ, लेकिन उसको आपने जो कन्वर्जन करनी है दैट हैज़ टू बी वेरी एफिशिएंट, ठीक है। आपके पास अगर एक प्लांट 17% पे चल रहा है, आप उसको या तो बंद करें, ठीक है, या आप उसको रिवैम्प करें, उसको रीपावर करें, उसको उसकी जगह नया लेके आएं, या उसी को आप नया बेहतर करें उसको, ठीक है। एक तरीका एनर्जी एफिशिएंसी का ये एफिशिएंट होने का से ही आपका जो है ना थर्मल सोर्सेज को आप बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ठीक है जी, अभी आप पाकिस्तान में वी आर ऑल ड्राइविंग कार्स, ठीक है, आप गाड़ी की माइलेज देख लें, वो जी 10 किलोमीटर्स पर लीटर, ठीक है, ये हमारी जो है ना हम खुश होते हैं जी 10 किलोमीटर पर आवर मिल रही है, 12 पे चले गए, मेरी 13 पे या 40। वेस्ट में, यूरोप में, दुनिया में दे आर रीचिंग 25%, ठीक है, ओनली विद इंटरनल कंबशन इंजन्स। उनके अंदर टर्बो चार्ज टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे उन्होंने डिफरेंट चीज़ें डाली हुई है। हमारी जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर अभी भी पुराने ही सिस्टम में चल रही है, यूरो 2 पे चल रही है, ठीक है, वो यूरो 2 इज एक्चुअली अ मेजर ऑफ कितनी एमिशंस आ रही हैं, वो यूरो 6 पे बात कर रहे हैं। अच्छा, अब मुख्तसर मुझे ये भी बताइएगा कि आपका ये जो एनर्जी सेंटर है ये किस तरह से आप ये समझते हैं कि रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है इस में? हमारे पास देखें 3 प्रोग्राम्स हैं, और हम टोटली पोस्ट ग्रेड जो है ना एजुकेशन को करते हैं यहाँ पे। वी हैव एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसके अंदर जो है हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ज़्यादा उस पर फोकस रखते हैं। इसमें विंड भी आ गई, सोलर और हाइड्रो, और उसके अलावा जो है ना मटेरियल्स रिसर्च पे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काम होता है, ठीक है जी। सेकेंडली वी हैव द थर्मल एनर्जी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिसका मैं उसको लीड भी कर रहा हूँ। we are working mostly on this energy conversion, ठीक है, और उसको कितना efficiently किया जाए। उसमें thermal power plants भी आ जाते हैं, उसके अंदर आपके ग्रीन बिल्डिंग्स आ गई, इंडस्ट्री की जो वेस्टेज है एनर्जी की वो भी उसमें आती है, फ्यूल किस तरह आपने अच्छे करने हैं, उनको कैसे साफ करना है, उनको कैसे वी आर ऑल। और स्टूडेंट्स एंड पे जरा थोड़ा सा बता दीजिएगा कि वहाँ पे जो ट्रेनिंग है, जो तीसरा डिपार्टमेंट है हमारे पास वो इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग है, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और जो स्मार्ट ग्रिड जो इस तरह के इश्यूज हैं वो उनको टैकल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास स्टूडेंट्स जो हैं वी हैव बोथ MS एंड ऑल्सो नाउ PhD काफ़ी हो रहा है, बल्कि थर्मल का भी PhD प्रोग्राम अभी शुरू हो जाएगा। तो वी आर ऑल्सो वी आर लुकिंग टूवर्ड्स हायर एजुकेशन इन दिस फील्ड। हमारे पास हर डिपार्टमेंट में जो है ना जी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, दे आर वर्किंग ऑन डिफरेंट, उनको हम यूनिवर्सिटी के साथ हमारा जो था एग्रीमेंट के हिसाब से हम वी आल्सो सेंड देम फॉर एक्सचेंज प्रोग्राम, ASU जाते हैं, अभी भी एक लॉट जनवरी से जाएगी। और इसके अलावा वी आर another एस्पेक्ट हमारा सेंटर का ये भी है कि वी आर रियली trying to make a good collaboration with industry and government sectors। हम हमारी आउटरीच हम कोशिश करते रहते हैं, हर वक्त आउटरीच की करने ताकि जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे इंडस्ट्री के भी प्रॉब्लम्स हैं या जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो इश्यूज हैं हम उनको किसी तरह बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन करके अच्छी कोलैबोरेशन जो है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश की। ठीक है, वकार साहब की तरफ चलते हैं। सर, हम ओवरसीज पाकिस्तानीज़ की बात करते हैं या फिर फॉरेन इन्वेस्टर की हम जब बात करें तो पाकिस्तान में आप ये समझते हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो किन सेक्टर्स में वो चाहेंगे कि आके इन्वेस्ट करें, किस तरह से उनकी अटेंशन ग्रैब की जा सकती है, सिचुएशन क्या है इस वक्त? देखिए, जनरेशन सेक्टर एक कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर है, उसके अंदर बहुत सारे हिस्से हैं।
जब एक इन्वेस्टर आता है तो ना सिर्फ वो पॉलिसीज़ को देखता है बल्कि मुल्क की सिक्योरिटी की सिचुएशन को, मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन को और जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको भी देखता है, और जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन ऑल द फेडरेटिंग यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स उसको भी देखता है। अभी तक एक मिक्स रुझान रहा है। ठीक है। हाउएवर अगर आप सिर्फ प्योरली इंटरमीडिएट रिन्यूएबल्स की बात करें जिसमें विंड एंड सोलर है तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, लोकली भी और इंटरनेशनली भी। हाइड्रो पावर के अंदर इस वक्त ज़्यादातर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, चाइनीज़ हैं और कोरियंस हैं, दूसरे मुल्कों से ज़रा कम है, और उसकी वजह शायद ये है कि हाइड्रो पावर के अंदर बहुत ज़्यादा एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और बहुत लंबे अरसे के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपके रिटर्न्स 5 से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद शुरू होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट जनरली कायम रहा है। देखिए सीपेक में, जी हाँ, सीपेक में तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हाइड्रो के अंदर भी हैं, जो कि अब अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, और ये विंड के अंदर भी आए हैं। और वो इंटरेस्ट अभी तक कायम है। हमें एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑडियंस के सवालात हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में, इनके व्यूज लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। चाहे जिस खित्ते से हैं हम सबको ये समझाए, वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, एनर्जी क्राइसिस के हवाले से हम बात कर रहे हैं और क्या मुतबादिल ज़राए हैं जो पाकिस्तान में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बेहतरीन ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं ताकि इन चैलेंजेस को मीट किया जा सके। इस वक्त हम ऑडियंस की तरफ चलते हैं, उनके सवालात और उनके व्यूज़ प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आप माइक ले लीजिएगा, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और सवाल भी कीजिएगा। मेरा सवाल जो है वो अमजद अली अवान साहब से है कि जैसा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बायोमास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और इसके अलावा हाउस होल्ड लेवल से और इंडस्ट्री से ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो जनरेट किया जा रहा है, और इस हवाले से हमारे पास बायोमास एनर्जी कन्वर्जन टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं इस टाइम। तो AETB के क्या फ्यूचर स्ट्रेटेजिक प्लान्स हैं सक्सेसफुल डिसएमिनेशन ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज इन पाकिस्तान? ठीक है। सवाल जो है वो अमजद साहब से होगा। ठीक है। जैसे कि हम ये सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो एक नई एनर्जी पॉलिसी पे काम कर रही है और इन नियर फ्यूचर वी आर होपफुल दैट कि वो हमें सामने कोई अच्छी पॉलिसी में हमारे सामने वज़ा करने में कामयाब हो जाएंगे। मैं सर से ये पूछना चाहूँगा कि सर AEDB का उसमें क्या रोल है, कि किस तरह की इनपुट्स AEDB की तरफ से उनको मिल रही हैं और उसके ऊपर AEDB का क्या स्टांस है? अभी हम सोलर टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बात कर रहे थे और पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जैसे कि सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में, और दूसरे ममालिक भी जो हैं इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम स्पेन की एग्जांपल लें तो वो 30% से ज़्यादा जो है वो कंसंट्रेटेड सोलर PV पे काम कर रही है। तो मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है या क्या फिजिबिलिटी हम देख सकते हैं सोलर थर्मल टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से पाकिस्तान में? सर मेरा नाम हमजा नईम है एंड आई एम डूइंग मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल पावर। सर जब सम अप करते हैं हमारे पास जो एनर्जी प्रॉब्लम्स हैं उनमें सर हमारे पास बेतहाशा चीज़ें हैं कि सर हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है, देन सर हमारी जो इक्विपमेंट है सर डेट इज़ ओवर एज नाउ, क्योंकि सर वो डेट नीड्स उसमें सर हमारे पास जो इकोनॉमिक्स है वो आड़े हाथों आ जाती है कि सर सर्कुलर डेप्ट एंड ऑल दिस थिंग। सर इसमें आके ये सर हमारे पास लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए।
سر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہم پاکستان از ایگریکلچر کنٹری سر، ہم لوگ اپنی ایگریکلچر پروڈکٹس ہوتے ہیں اس سے ریزیڈیو ہم اس کو بایو میس کہا کرتے ہیں. سر میں خود ایک انڈسٹری میں کام کر چکا ہوں دیٹ واز بگاس فائرڈ. تو سر وہ بایو میس کا سر اتنا ٹرینڈ نہیں ہے پاکستان میں. وہ بھی سر ایک ہمارا ایک انرجی ریسورس ہے دیٹ از ریسیپروکل ٹو سر آر امپورٹڈ پیٹرولیم پروڈکٹس LNG ایکسیٹرا وغیرہ. تو سر وہ اکیڈیمیا میں بھی سر اس کو ایڈ اپ کرنا چاہیے, اس کو سر لک آفٹر کرنا چاہیے, ریسرچر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ بہت سارے یہاں پہ جو انسٹیٹیوٹ میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ لک فارورڈ کر رہے ہیں کہ انٹرپرینورل جو بھی اپرچونیٹیز ہوں گی, تو جو نیو پالیسیز آ رہی ہیں ان میں جو ینگ انٹرپرینورز ہیں ان کے لیے کیا آپشنز اویلیبل ہوں گے؟ ٹھیک ہے. میم جب بھی ہم کوئی ہائیڈرو پاور پلانٹ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ 20 میگا واٹ ہوگی یا 81 میگا واٹ ہوگی. اب اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, جیسے کہ وقار صاحب ہے, ان کو پتہ بھی ہو شاید کہ ہمارے جو ہے نا KP میں ملاکنڈ ریجن میں ابھی وہاں پہ درگئی پاور ہاؤس ہے, اس کی جو جنریشن ہے وہ 20 میگا واٹ ہے, لیکن وہ جنریٹ کر رہے ہیں یا 5 میگا واٹ یا 10 میگا واٹ. اس کے علاوہ ملاکنڈ 3 جو ہمارے پاس وہاں پہ ایک پاور پروجیکٹ ہے, تو اس کی 81 میگا واٹ جو ہے نا وہ کیپیسٹی ہے, لیکن وہ جو جنریٹ کرتے ہیں وہ یا جو ہے نا 40 to 60% یا اس سے بھی کم جنریٹ کرتے ہیں. تو ہم جب ایک پروجیکٹ بناتے ہیں تو ہم کیوں نہیں پہلے سے اس کے بارے میں یہ سوچتے کہ بھئی یہ جو ہم پروجیکٹ امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو یہ ہمیں اتنی ہی جو ہے نا کیپیسٹی دے گا. دوسرا سوال میرا میم یہ ہے کہ جیسے کہ ہم ابھی سر عدیل نے کہا ہے کہ جی ہمارے جو پاکستان میں جو کاربن فٹ پرنٹ ہے وہ بالکل زیرو ہے. ابھی جو پوسٹ پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ ہوا ہے تو اس میں جو ہے نا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر ایک ملک جو ہے نا اپنے کاربن ایمیشن کو کٹ کرے گا, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ پاکستان میں ہم انڈر دا فلیگ شپ پروجیکٹ آف CPEC ہم جو ہے نا چائنا کے ساتھ ان کولیبریشن 4 کول پاور پلانٹس لگا رہے ہیں جو کہ ہمارے پاس آلموسٹ 660 میگا واٹ کے ہے. تو اگر ہم ان چیزوں کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں ابھی کہ نہیں, ابھی ہمارے پاس کاربن ایمیشن کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ زیرو ہے, تو ان دا لانگ رن وہ پھر ہمارے کلائمیٹ کو تو افیکٹ کرے گا نا. گورنمنٹ کی پالیسیز میں یہ بھی شامل ہونا چاہیے کہ ہم بھی رینیویبل انرجی کے جتنے زیادہ پروجیکٹس ہیں ان کی طرف مینس توجہ کریں, ان کی یعنی کہ پالیسی میں شامل ہو, تاکہ پھر ہم ریسرچ بھی اسی کی ریسرچ میں بھی فنڈنگ ہو زیادہ سے زیادہ. تو پاکستان کے اندر کلائمیٹ چینج کے بہت زیادہ ایشوز ہیں, مینس کلائمیٹ کے بہت زیادہ افیکٹ وارم کنٹریز میں شامل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اوان صاحب, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اس میں بایو ماس میں جو بگاس بیس پاور جنریشن ہے اس کو ٹیک اپ کیا ہے, اینڈ لیٹ می ٹیل یو کہ اس وقت ہم تقریباً 200 میگا واٹ آن لائن کر چکے ہیں. 134 میگا واٹ پائپ لائن میں ہے جو کہ فروری تک آ جائیں گے, تو ہمارا ٹوٹل اسپیس بایو ماس میں 340 تک میگا واٹ تک ہو جائے گا. اینڈ 600 میگا واٹ پروجیکٹ جو بگاس بیسڈ ہیں وہ پائپ لائن میں ہے, جو سبجیکٹ ٹو ڈیمانڈ ہم ان کو آگے لائیں گے, تو یہ ہم کام کر رہے ہیں. لیکن آپ نے جو بات کی وہ بڑی اہم ہے کہ اس میں ہم نے ڈیسنٹرلائز لیول پہ ہم نے ایک چیز کرنی ہے کہ وہاں پہ ایک جال بچھانا ہے چھوٹے چھوٹے بایو ماس پروجیکٹس کا. اس کے لیے ADB نے کام کیا ہے. ADB نے پورے کنٹری کے اندر جہاں جہاں پہ جس قسم کا فیڈ سٹاک اویلیبل ہے اس کا ہم نے ایک میپنگ کی ہے, اس کا ایک مینیول بنوایا ہے. آپ ADB کی ویب سائٹ پہ جائیں گی, آپ وہاں سے وہ مینیول وہ ایٹلس لے لیں, آپ کو پورے پاکستان میں ڈفرینٹ لیولز کے جو فیڈ سٹاکس ہیں بایو ماس کے اس کی ٹوٹل انفارمیشن, اس کی لوکیشن آپ کو مل جائے گی. نیکسٹ اسٹیپ میں ہم انویسٹرز کو موٹیویٹ کریں گے, ڈونر ایجنسیز کو موٹیویٹ کریں گے کہ وہ ان ذرائع کو سامنے رکھ کے آگے چلیں اور اپنی ڈپلائمنٹ کریں. دوسری چیز جو دوسرا سوال پوچھا گیا وہ نیو پالیسی کے حوالے سے پوچھا گیا. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہم نئی پالیسی بنا رہے ہیں, اور اس نئی پالیسی میں ہم بیسیکلی ایک جس موڈ سے نکلے ہیں وہ ایک کرائسس مینجمنٹ موڈ تھا, جس میں ہم نے ہر قیمت پہ شارٹ فال کو کم کرنا تھا irrespective آف کہ ہمارے پاس کون سے ذرائع آ رہے ہیں. لیکن اب ہم جب کہ کافی حد تک کرائسس کو مینیج کر چکے ہیں تو ہم نیکسٹ فیز میں جا رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں انرجی سیکیورٹی موڈ, جہاں ہم نے لانگ ٹرم انرجی مکس بھی بنانا ہے. ADB کا اس میں رول یہ کہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ان دا مین ٹائم جو ہماری اچیومنٹس ہیں کہ نہ صرف پاکستان کے اندر ہم نے نئے ذرائع کو متبادل ذرائع کو دریافت کیا, بلکہ اس کی قیمت یا اس کے ٹیرف کم کرنے میں بھی ہم نے اپنا رول پلے کیا ہے. تو اس وقت ہم کنٹری کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جس قسم کے ٹارگٹس گلوبل اسپیکٹرم میں دیے جائیں گے, فار ایگزامپل اگر ADB کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے اندر 7 سال میں یا 8 سال میں 20 سے 25% رینیویبل انرجی کو اوور آل مکس میں ڈالنا ہے, تو ہم اس وقت کر سکتے ہیں سبجیکٹ جیسے ہمارے پاس ہو. میں آپ کو بتانا چلوں کہ جیسے ونڈ اینڈ سولر کی ونڈ میں ہم نے 1000 میگا واٹ کراس کیا ہے, ہماری ابھی انسٹالڈ کیپیسٹی کنیکٹڈ ٹو لوڈ 1184 ہے. اگر سولر بایو ماس کو شامل کریں گے ہم 1800 پہ ہیں, اور انشاءاللہ ہم 2000 میگا واٹ ود ان نیکسٹ 3 to 4 months ہم اچیو کرنے والے ہیں. اس کے بعد اٹس آل سبجیکٹ ٹو یور ٹارگیٹس.
यानी जो गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली टारगेट रखेगी हम उसके मुताबिक चलते जाएंगे। मैं यहाँ पे एक और बात बता रहा चलूँ कि अगर डेनमार्क और जर्मनी 64% तक मिक्स तक जा सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकता? हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट रिस्पॉन्स है, हमारे पास पॉलिसी, हमारे पास मैन पावर है। इट्स ऑल अबाउट टू थिंग्स, टारगेट्स, and we have to learn to integrate that energy intermittent with the rest of the conventional resources. तीसरी सवाल जो है वो मेंटेनेंस के हवाले से आया, आप शायद आपने किया, उसमें ये है कि कुछ चीज़ें हमने जहन में रखनी है इस जब नई टेक्नोलॉजी की तरफ हम जाते हैं, वो है स्टैंडर्ड्स को हमने इंश्योर करना है। मैं आपको यहाँ पे ये भी बात बताना चलूँ कि पाकिस्तान में हमने सोलर के स्टैंडर्ड्स जो IEP के इंटरनेशनल है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव भी कराए और वो इस वक्त हमारे जो है इन्फोर्सेबल भी हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अडॉप्ट भी किए हुए हैं। तो हमने अपनी वेबसाइट पर वो स्टैंडर्ड रखे हुए हैं कि अब कोई भी चीज़ आप करेंगे तो उन स्टैंडर्ड्स को सामने रख के आप कोई भी चीज़ डिप्लॉय करें तो उसमें उसकी लॉन्ग टर्म जो है सस्टेनेबिलिटी होती है। इसके अलावा यहाँ पे मैं थोड़ी सी मिसाल देता हूँ कि बिजली की जो सप्लाई डिमांड है, ये वेजिटेबल की सप्लाई डिमांड से थोड़ी डिफरेंट है कि आप जितनी डिमांड है आप सप्लाई करेंगे तो डिमांड पूरी होगी। यहाँ पे ये है कि अनसैचुरेटेड इकॉनमी लाइक पाकिस्तान जिसमें ग्रोथ मार्जिन बहुत ज़्यादा है, सप्लाई जितनी ज़्यादा देंगे उतनी डिमांड बढ़ेगी क्योंकि आपके अंदर काफ़ी मार्जिन है इंडस्ट्रियलाइज होने का, कमर्शियल लेवल बिजली चाहिए, हम क्राइसिस रिडन कंट्री हैं इसलिए सप्लाई बढ़ाएंगे तो डिमांड भी बढ़ेगी और इसी हिसाब से चीज़ें आगे चली जाएंगी। कोल की बात की गई, कोल मेरा ख्याल है हमारे इंडिजिनस ज़राए में एक ज़राए है और हम बिल्कुल चाह रहे हैं कि एक मिक्स के अंदर एक डाइवर्सिटी हो जिसमें लोकल कोल भी जो है हाइपर सब क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की बात की गई वो भी आप उसमें शामिल करें, लेकिन उसमें ये है कि आपको उसको इस तरह से रखना है कि आपके एनवायरमेंटल डैमेज भी ना आए और आपकी कास्ट कंपोनेंट जो है, यानी मैं रिन्यूएबल के बारे में सिर्फ एक बात आजकल कहता हूँ कि जी परफॉर्मेंस पैरिटी एंड कॉस्ट पैरिटी में अब ये कन्वेंशनल के 8 पार आ चुकी हुई है जी। और आखिरी बात यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की है। मैं अब तक जितनी बातें भी मैंने रिन्यूएबल के हवाले से की उसमें मैंने इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात की या कास्ट पर्सपेक्टिव से बात की, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हम जिस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं, एनवायरमेंटल डैमेज किसी भी वजह से होता है, उसकी एक हेल्थ कॉस्ट है, उसकी एक इकोनॉमिक कॉस्ट है जो हम अपने जेब से देते हैं हमें पता नहीं चलता। सही। तो हमें इस तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान इज द 4th टॉप वल्नरेबल कंट्री जो क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट हो रहा है। हम इस्लामाबाद के अंदर देख रहे हैं कि पिछले 20 साल में कितनी ड्रास्टिक चेंजेस आई। तो जितना आप इन्हिसार अपने इन जराए पे बढ़ाएंगे उतना आपका कार्बन क्रंच जो है वो अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा। ठीक है सुहेल साहब। मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान में लास्ट ईयर में $14 बिलियन का जो ऑयल इंपोर्ट किया गया, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अपनी लोकल फूड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, मीट इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए और ये बार्टर काइंड ऑफ अरेंजमेंट होना जरूरी है गल्फ एरियाज के साथ। उनको वीट दी जाए, उनको मीट दिया जाए, उनको मिल्क प्रोसेस प्रोडक्ट देने के, उसके जरिए अगर आप कुछ बार्टर कर सके तो दैट विल सर्टेनली बूस्ट योर इकोनॉमी एंड दैट इज समथिंग व्हिच सर्टेनली नीड टू बी इम्प्रूव। अदर देन दैट, अभी इन्होंने बायोमास की बात की, तो हमारे मुल्क में जितने भी होम अप्लायंसेज यूज हो रही हैं, खासकर चूल्हे, गैस के चूल्हे की एफिशिएंसी 10% एफिशिएंसी के साथ चूल्हा काम करता है और इसकी इम्प्रूवमेंट का कोई काम नहीं है। ये सेंटर और यूटी पिशावर का जो सेंटर है वो एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी की सपोर्ट के साथ काम कर रहा है। हम ऐसे चूल्हों पे काम करना चाह रहे हैं जो बायोमास स्टोव हैं, बायोमास गैस स्टोव्स हैं, उनके साथ एफिशिएंसी को बहुत इंप्रूव किया जा सकता है। और मेरा ख्याल है कि इसको गवर्नमेंट लेवल पे भी, और मैं ADB से रिक्वेस्ट करूंगा कि बायोमास बेस्ड स्टोव्स को, मैं तो बात कर रहा हूँ गैस बेस्ड जो है वो 10%, अगर आप वुड स्टोव पे जाएं तो उससे भी नीचे एफिशिएंसी उनकी है। तो अप्लायंसेस की इंप्रूवमेंट को, एफिशिएंसी को इंप्रूव करने की जरूरत है। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बार्टर बेस्ड ऑयल ट्रेड के साथ गल्फ एरिया के साथ बात करें। ठीक है अदील साहब। स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि हाइड्रो के ऊपर आपने एक बात की थी कि जो है ना कैपेसिटी फैक्टर्स का अगर कम है तो वाई डू वी नॉट प्लान। एक्चुअली प्लान होता है, ठीक है, कैपेसिटी फैक्टर इज एक्चुअली एन एनुअल, जिसे कहते हैं प्रोडक्शन है पूरी जनरेशन की, लेकिन आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी इज ऑलवेज जो है ना वो ज़्यादा होती है और जो जनरेशन डेफिनेटली कम। उसके पीछे बहुत सारे वजूहात हैं। इवन इन थर्मल पावर प्लांट जो है ना, फॉर एग्जांपल कि आपको 1600 मेगावाट की नेम प्लेट कैपेसिटी, लेकिन वो जनरेशन उसकी जो है ना कम है, ठीक है, 1300 पे होगी। गर्मियों में और ड्रॉप करती है, ठीक है, बिकॉज द होल मशीन बिकम्स इनएफिशिएंट। हॉट एयर को कंप्रेस करना और कन्वर्जन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो इसी तरह जो हाइड्रो वाला आपका जो है क्वेश्चन, उसमें भी यही है, देखें पानी का इशू है, कभी पानी अच्छा आ रहा है, ठीक है, गर्मियों में स्पेशली, ठीक है, योर ऑल बिग हाइड्रो पावर प्लांट्स आर फंक्शनिंग परफेक्ट, ठीक है, अगर आउटेज वगैरह ना हो, कोई ख़राब ना हो, ऐसी चीज़। लेकिन जब आपके पास पानी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सर्दियों में, ठीक है, यू हैव टू स्टॉप द पावर जनरेशन एंड फोकस ऑन
व्हाट कैनाल्स, ठीक है, जिन्होंने पानी को एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करना है. नाउ द पॉइंट इज कि आप इसकी कैपेसिटी फैक्टर बढ़ाना कैसे है? तो ठीक है, आपकी टेक्नोलॉजी एफिशिएंट होनी चाहिए. हाइड्रो टर्बाइन जो इस वक्त लगे हुए हैं, टर्बाइंस की अपनी एफिशिएंसी लाइक इस हैज रीच 90%, ठीक है, इज मार्वेलस 92%. सेकंड इज कि आप जो अभी भी जो रिसोर्सेज यूज़ नहीं हो रही, ठीक है, इसी फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट कैनाल्स, ठीक है, उनका हेड कम है, लो हेड है, बट यू कैन देयर स्टिल एनर्जी इन इट, वाटर इज फ्लोइंग, ठीक है, उसमें एनर्जी है. तो यू कैन एक्चुअली डेवलप टेक्नोलॉजीज एंड फोकस ऑन डिसेंट्रलाइज्ड पावर जनरेशन, और उसमें आप उस जो है लो हेड हाइड्रो टर्बाइंस को यूज़ करके उनको इंस्टॉल करके आप जो है माइक्रो ग्रिड्स बना के आसपास विलेजेस को दे सकते हैं. पंजाब में, सिंध में, जहाँ जहाँ एग्रीकल्चर का वो है, सरहद में भी, सॉरी KPK में भी, जहाँ वो आपके पास कैनाल्स हैं, यू कैन एक्चुअली यू नो पावर स्मॉल विलेजेस, और उसमें आप ये छोटे छोटे टर्बाइन से कर सकते हैं. ठीक है. सेकेंड इज योर क्वेश्चन अबाउट कोल. देखें, ऑल्दो हमारा कार्बन फुटप्रिंट नहीं है, ठीक है, बट वी नीड एनर्जी एफिशिएंसी इन एवरी इंडस्ट्री, आपकी ट्रांसपोर्ट, आपके रेजिडेंशियल, हर जगह पे जहाँ जहाँ आप एफिशिएंसी अचीव करेंगे, यू विल बर्न लेस एंड लेस फ्यूल, ठीक है, और लेस एंड लेस फ्यूल बर्न करने से आपका फॉरेन एक्सचेंज भी आपका बचेगा, और सेकेंडली आपकी इन्वायरमेंट क्लीन है. आपका हमारे यहाँ ये चीज़ फोकस अभी भी नहीं है. आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज़ इन अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन, ठीक है, आपका इंडस्ट्री जो है ना एफिशिएंट नहीं है, नहीं, बहुत एक्चुअली इट्स अ वेरी वेरी टेरेबल सिचुएशन. अगर आप जाके कभी देखें ना, जो एक्चुअल जो चल रहा है, जो छोटी चीज़ें बना रहे हैं, इट्स इन वेरी बैड शेप. तो वी नीड टू फोकस ऑन एनर्जी एफिशिएंसी एंड देन वी कैन टॉक अबाउट के जो है ना आपकी जो है ना कार्बन फुटप्रिंट, आपको फ्यूचर में एनवायरनमेंट का इशू आएगा, इस तरह आएगा. वी विल रिलाई ऑन थर्मल, ठीक है, और उसको बस एफिशिएंट आपने अच्छी तरीके से उसको यूज़ करना है. ठीक है. वकार साहब से क्या वो जो हम बिजली बना रहे हैं उससे, क्या उसको उस बिजली की हमारे सिस्टम को ज़रूरत है? पहली बात, क्या वो अफोर्डेबल है? दूसरी बात, क्या वो चीज़ सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट हो सकती है? तीसरी बात, ये एक कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स हैं अभी, और मार्केट स्ट्रक्चर हमारे सिस्टम का तब्दील होने वाला है. वी आर गोइंग इनटू अ मार्केट बेस्ड जनरेशन सेक्टर वेयर द जनरेटर्स आर गोइंग टू कॉम्पीट अगेंस्ट ईच अदर इन सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी टू द मार्केट. ठीक. उसके अंदर बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज जो कॉस्ट कंपेटिटिव नहीं होंगे, जिनमें शायद प्रॉबेबली बायोमास भी होगा, वो नहीं आ सकेंगे. बट विंड एंड सोलर टू सम एक्सटेंट यस, हाइड्रो पावर टू सम एक्सटेंट यस, एंड अदर रिसोर्स. सो दुनिया बहुत चेंज हो रही है, और पाकिस्तान के अंदर भी उसमें एक इम्पैक्ट आ रहा है. सो इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना बहुत ज़रूरी होगा गोइंग फॉरवर्ड, ताकि ये जो हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी को पूरी तरह एड्रेस किया जाए. और याद रखिए, देखिए, हम एक जमहूरियत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह चलते रहेंगे जमहूरियत में. दूसरा, हम एक विफाक हैं. यहाँ पे मुख्तलिफ फोर्सेस हैं जो एक कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट के साथ चल रही हैं. ठीक है. ये चलती रहेंगी, तो पॉलिसीज में भी तगय्युर आता रहेगा. लेकिन जब इंस्टीट्यूशंस मजबूत हो जाएंगे, तो पॉलिसीज के अंदर एक कंसिस्टेंसी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. ठीक है. राइट. तो अब ये हुकूमत सोच रही है एक इंस्टीट्यूशनलाइज करने का. मुझे इजाजत दीजिए, बस 2-3 क्वेश्चंस और ले लेते हैं, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया. 30 सेकंड में अगर क्वेश्चन कर सके. माइक ले लीजिए जी. मेरा नाम हसन है. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि डिस्कशंस हम लोग बहुत करते हैं, टीवी पे भी रोज़ रात डिस्कशंस होती हैं, बट बीइंग अ टैक्स पेयर मेरा कंसर्न ऑब्वियसली ये होता है कि व्हेन आई गो होम या मैं जहाँ भी हूँ, तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो, या जो बेसिक नीड्स हैं. इस तरह के सेंटर्स जो हैं USAID की मदद से इस्टेब्लिश हो रहा है, और ये ऑब्वियसली एक एक्सटर्नल हमारी इमदाद हो रही है. तो गवर्नमेंट इसमें क्या अपना रोल अदा करना चाहती है या करती है? क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. दिस शुड बी आवर गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस तरह के सेंटर्स हों और एडवांस सेंटर्स हों जिसमें रिसर्च हो. मेरा क्वेश्चन अदील साहब से ये है कि मैं जो हम एक तरफ जनरेशन पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन क्या हम नहीं समझते कि हमें अपना एग्जिस्टिंग जो नेटवर्क है ट्रांसमिशन का और डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शफात बिन मसूद, मैं TEE डिपार्टमेंट से ही हूँ. एक्चुअली मेरा क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड टू सुई गैस है. एक्चुअली हमारे पास सुई गैस जो है वो इस वक्त डिप्लीट हो रही है. तो हमारी हुकूमत बेसिकली बायोगैस पे क्या काम कर रही है? जिस तरह चाइना जो है वो रफली इस वक्त मैक्सिमम जो है वो बायोगैस पे काम कर रही है. हम लोगों की हुकूमत जो है वो बायोगैस पे तवज्जो नहीं दे रही, तो उस पर क्या? ठीक है, इसका जवाब मैं लेती हूँ जी.
PV टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैंने सवाल पूछना था कि PV की कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है ओवर द पास्ट 10 years वो रिपोर्ट्स EU की हों, वर्ल्ड बैंक की हों, जिसकी भी हों, जो भी प्रोजेक्टेड कॉस्ट होती है हमेशा उससे बेहतर परफॉर्म करती है PV की कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओवर द पास्ट 10 years. तो फाइनेंशियली हमने क्या करना चाहिए, ऐसी क्या एक आई वांट एन एग्जैक्ट पॉलिसी रिकमेंडेशन बेसिकली कि जो कि हम लोगों को पोजीशन कर सके टू कैपिटलाइज ऑन दिस मल्टी-बिलियन डॉलर. ठीक है, मैं इसका जवाब लेती हूँ. अब टाइम बहुत शॉर्ट है, 40 सेकंड्स में एक दो सवाल आपको सब लोग करने हैं. जी, आपने जो बात की ये बात वाकई सही है कि जो PV की कास्ट इस तरह ड्रॉप हुई है. मैं आपको नंबर बताता हूँ, 2009 से अब तक कोई मेरा ख्याल है 42%, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा कास्ट जो है वो ड्रॉप इसमें हुआ है. आगे क्या करना है, और आगे भी नज़र आ रहा है कि इसकी कास्ट जो है ड्रॉप होगी. एंड दूसरी ट्रेंड ये क्वालिटी एंड एफिशिएंसी बढ़ेगी. अभी दो ट्रेंड आपको नज़र आ रही है, उसके हिसाब से आपने प्लान करना है कि आपने रिन्यूएबल में इसका शेयर कितना रखना है. मैं आपको जस्ट एक मिसाल लेता हूँ. 2017 में जो पूरी दुनिया में थर्मल इंस्टॉलेशन हुई है वो कोई हुई है 70 गीगावाट के करीब, और सिर्फ सोलर की 98 गीगावाट हुई. इससे आप अंदाजा लगाएं कि दुनिया किस तरफ जा रही और हमें उस तरफ जाना चाहिए. दूसरा सवाल जो पूछा गया रिसर्च के हवाले से, मैं आपको बताऊं दुनिया भर में रिसर्च जो है वो डेवलपमेंट का अहम हिस्सा और अहम कंपोनेंट समझा जाता है. लेकिन हमें यहाँ पे ये करना है कि जो रिसर्च करें वो ट्रूली मार्केट ओरिएंटेड हो, प्रैक्टिकल हो, आज के जो दौर के तकाजे हैं उसके मुताबिक हो. हमें ये पता है जो इंडस्ट्री में हम बैठे हुए हैं कि जी मसाइल हैं क्या. हम आपको गाइड कर सकते हैं कि अपना फोकस रिसर्च का इस तरफ रखें तो हम हमारे लिए भी आप कारआमद होंगे अपने करियर. ठीक है जी सुहेल साहब. पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को फोकस करना चाहिए कि डिमांड ड्रिवन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स और उसकी नीड के हिसाब से काम किया जाए. इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एक वक्त था 95 2000 जो पीक पे था, बड़ी हैवी सैलरीज आया करती थी, लेकिन इस वक्त बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, कम्युनिकेशन के इंस्टीट्यूट की जॉब नहीं है. तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को ये चाहना चाहिए कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान वो सिविल इंजीनियरिंग को प्रमोट करे, एनर्जी को प्रमोट करे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स को वो मिनिमाइज करने की जरूरत है. कि लोग 15-15 लाख रुपए दे के इस वक्त इंजीनियरिंग करते हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ सेल्फ, और उसके बाद उनको 10,000 रुपए की जॉब भी नहीं मिलती. दूसरा सवाल, आपने ट्रांसमिशन ग्रिड की बात की. पाकिस्तान को इस वक्त 500 kV के 3-4 सर्किट्स की जरूरत है कि आपकी पावर साउथ से नॉर्थ तक आ सके. अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ऑलरेडी क्रंच मौजूद है. मेरे ख्याल पाकिस्तान ने ऑलरेडी चाइना के साथ मिलकर ट्रांसमिशन के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की कोशिश की, और चाइनीज ने एक सर्किट हमारा इंस्टॉल किया. और मेरे ख्याल इसी हवाले से FDA फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन कंपनीज को इनवाइट कर रहा है कि वो आके पाकिस्तान में 500 kV के सर्किट्स इंस्टॉल करें ताकि पावर को साउथ से नॉर्थ और नॉर्थ से साउथ ट्रांसफर किया जा सके. ठीक है जी अदील साहब. हमने एक बहुत ज़ाया किया अपने आप को. ठीक है, हम कभी डिज़ाइनर नहीं बने. तो रिसर्च, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट RDD पे फोकस हमारा होना चाहिए. एंड यू गाइज नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन डिज़ाइन. अपने आप को डिज़ाइनर बनाओ, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाओ. ठीक है, हर चीज़ प्लेट पे नहीं मिलेगी, ये भी मैं तुम्हें बता दूँ. ठीक है, लास्ट कमेंट ऑन इट सर. वकार साहब. देखिए, इट्स द वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप. दुनिया खुल गई है बेस्ड ऑन ITs एंड अदर थिंग्स. इंजीनियर्स के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं उस स्पेस के अंदर. सो प्लीज स्टार्ट लुकिंग, बिकम सेल्फ एम्प्लॉयबल. बहुत शुक्रिया जी, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया. अमजद अली अमान साहब हमारे साथ मौजूद रहे, सुहेल अहमद सुहेल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहे, डॉक्टर अदील जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, वकार अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद रहे. आज के इस डिस्कशन में एनर्जी क्राइसिस के हवाले से हम बात कर रहे थे और मुतबादिल ज़राए के हवाले से हमने बात की. स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत अच्छे क्वेश्चन आए और हमारे पैनलिस्ट ने, मैं ज़रूर एक्नॉलेज करूँगी कि पूरी कोशिश की कि आपको सेटिस्फाई किया जाए. इसके साथ ही नाहिद चौधरी को 45 मिनट से इजाज़त दीजिए. अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.